सर, जनजाति लोगों की जो समस्याएं हैं उनको किस तरह दूर किया हुआ है बीजेपी ने, और ऐसा आपको क्यों लगता है कि जो जनजातीय समुदाय है बीजेपी को वोट देगी इस बार? देखिए, मैं आपको बताता हूं, जनजातीय समुदाय की बहुत सारी दिक्कतें थी। एक तो मन से वो उनकी स्वीकृति चाहते थे। नरेंद्र मोदी जी ने बड़े प्यार से जनजातियों को गले लगाने का काम किया है। इतने सालों के बाद पहली बार कोई राष्ट्रपति जनजातीय समाज से बनी है। इतने सालों के बाद पहली बार जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा की जन्मदिन के पर मनाया जा रहा है। इतने सालों के बाद 1857 से पहले से जिन जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए योगदान दिया, इसके 10 बड़े बड़े म्यूजियम 200 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे हैं। एकलव्य स्कूल लगभग 300% बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनको लगता है कि ये सरकार हमारे लिए सोच रही है। इसके साथ साथ देश भर के जो गरीबों को फायदा हुआ, वो पूरा फायदा जनजातीय समाज को किसी भी भेदभाव के बगैर मिला है। मैं स्पष्टता से कह सकता हूं, कांग्रेस के शासन में नहीं होता था। आज गरीबों को घर मिल रहा है, तो क्योंकि जनजातीय समाज में सबसे ज्यादा गरीबी थी, सबसे ज्यादा फायदा उनको हुआ है। घर में पानी पहुंच रहा है, उनके घर में बराबर पहुंच रहा है। गैस का सिलेंडर मिला है, उनको भी मिल रहा है। 5 लाख तक का हेल्थ का कार्ड मिल रहा है, तो उनको भी मिल रहा है। मुफ्त चावल उनको भी मिल रहा है। ढेर सारी चीजें जो मोदी जी ने आम गरीबों के लिए की, इसका किसी भी भेदभाव के बगैर उसका फायदा जनजातियों को मिला है। और जनजाति को भी अब विकास का अनुभव होने लगा है कि हमें गुमराह कर कर, झगड़ा लगाकर हाथ में हथियार थमा दिए गए, मगर हमारा कल्याण नहीं हुआ, पीढ़ियां बर्बाद हो गई। आज शांति के कारण डेवलपमेंट संभव हुआ है। शांति के कारण जनजाति के बच्चों का शिक्षा समाप्त हुआ है, और शांति के कारण रोजगारी भी बढ़ी है। और ये जो नरेंद्र मोदी जी का संदेश है, विकसित नॉर्थ ईस्ट, पूरे भारत में इंजीनियरिंग अजूबा माने जाएंगे। इस प्रकार के डबल डेकर ब्रिज नॉर्थ ईस्ट के अंदर बने हैं। 2024 के पहले नॉर्थ ईस्ट की सभी राजधानी रेल और एयर इससे जुड़ जाएगी। ये कोई छोटी बात नहीं है जी। आप मिलिटेंसी की बात करते हैं, तो मैं अब दक्षिण की ओर रुख करती हूँ। आप सैटरडे को, शनिवार को आप कर्नाटका में थे और आपने पीएफआई की बात की कि बीजेपी की सरकार है जिसने पीएफआई को बैन किया, और थोड़ा सा उसमें विवादास्पद बयान ये भी था कि कांग्रेस जो है वो पीएफआई को उकसा रही थी। तो वहाँ पर जो कर्नाटका के जो कांग्रेस लीडर्स हैं वो इस बात से काफ़ी नाराज़ हैं कि ये टिपिफाई किया आपने कि कांग्रेस और पीएफआई एक थी। मैंने ऐसा नहीं किया कांग्रेस और पीएफआई एक थी। मैंने ये कहा कि पीएफआई के कैडर पर अलग अलग प्रकार के केस थे। वो केस को समाप्त करने का प्रयास कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया, जिसको कोर्ट ने रोका है। अब इसमें इनको बुरा लगाने जैसा क्या? या तो आप प्रयास न करते, प्रयास करोगे तो सुनना पड़ेगा। और दूसरी ओर हमने पीएफआई को बैन किया है, सफलतापूर्वक बैन किया है। और मैं मानता हूं कि पीएफआई इस देश में धर्मांधता और कट्टरता बढ़ाने वाला ऑर्गेनाइजेशन था। टेररिज्म का एक प्रकार से रॉ मटेरियल तैयार करने का वो लोग प्रयास कर रहे थे। कई ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जो बताते हैं कि इनकी गतिविधियां देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छी नहीं थी। तो हमने वोट बैंक की पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस पर कठोरतापूर्वक बैन लगाने का फैसला किया है। पर इतने साल क्यों लग गए? मतलब सब जानते थे, खासकर कर्नाटका में सब जानते थे कि पीएफआई जो है वो टेररिज्म के साथ थी। देखिए, एक समय था जब पीएफआई दक्षिण कर्नाटक और केरल का प्रॉब्लम था। जब हमने बैन लगाने का फैसला दिया, इस वक्त कि पीएफआई ने देश भर में अपना काम फैलाने का शुरुआत भी कर दी थी, काफी हद तक फैला भी चुके थे। और कुछ इस प्रकार की एजेंसियों के पास सूचनाएं भी आई जिसमें देरी करना या शंका का लाभ देना ठीक नहीं था।
इसलिए हमने इस पर निर्णय किया और कठोरता के साथ बैन लगाया है और बहुत अच्छे तरीके से समाज में कोई रिएक्शन आइदर और साइड से नहीं आया है। जी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।